Recording in progress. चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसी स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी एसी क्वांटिटी को आप तीन मोड में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपका होता है रेडियन मोड। रेडियन मोड में अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2 पाई होता है। नेक्स्ट आपका डिग्री मोड था, ठीक है। डिग्री मोड में अगर टाइम पीरियड की बात की जाए एसी क्वांटिटी की तो 360 डिग्री होता है। और तीसरा मोड था आपका टाइम मोड, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको करवाए थे और उसी पे एक क्वेश्चन रह गया था और उसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने एवरेज और आरएमएस वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो नाउ आई कैन बी टेकन द लास्ट क्वेश्चन इन द मोड ऑफ एसी क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है एसी साइनोसॉइडल ए या फिर किसी एसी साइनोसॉइडल पर किसी एसी साइनोसॉइडल पर एसी साइनोसॉइडल पर t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू जीरो से धारा का मान पहली बार में +6 एम्पियर पहुंचने पर कितना समय लगेगा, ठीक है। और दूसरे चक्र में ठीक है, और दूसरे चक्र में और इसी साइकिल के दूसरे चक्र में और इसी एसी क्वांटिटी को और इसी एसी साइनोसॉइडल धारा को दूसरे चक्र में +6 एम्पियर पहुंचने में कितना समय लगेगा, जबकि करंट वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो है, गिवन बिलो है। दैट इज आपका जो करंट है, करंट का रिप्रेजेंटेशन दैट इज IT, I is equal to 10 sin 942t। Now this is the representation, ठीक है। तो आपको बताना है कि पहली बार जो आपका करंट, आप देखेंगे ये जो साइनोसॉइडल करंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10। तो पूछ रहा है कि पहली बार आपका जो करंट है, पहली बार किसी एसी साइनोसॉइडल पर t इक्वल टू 0 से धारा का मान पहली बार +6 एम्पियर पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू है 10 एम्पियर, 6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना लगेगा, और इसी एसी साइनोसॉइडल धारा को दूसरे चक्र में +6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दूसरी साइकिल जब स्टार्ट होगी तो उसमें भी करंट को +6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, ये आपको बताना है। तो नाउ यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन। आपको जो करंट है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी चाहिए, 6 एम्पियर तक आपके करंट को पहुंचना है, और 6 एम्पियर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। चलिए तो निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका जो करंट है, करंट 6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लेने वाला, तो करंट की वैल्यू चाहिए 6 एम्पियर और आपको टाइम निकालना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 6 एम्पियर तक पहुंचने में, आपके करंट को 6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 15। करंट की वैल्यू कितनी चाहिए बेटा, 6 एम्पियर। तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, दैट इज 942। और जनरली आप देखेंगे दैट इज आपके जो फॉर्मेट है, आप इसको कौन सा फॉर्मेट मान सकते हैं बेटा, आप इसको रेडियन मोड भी मान सकते हैं, फिर टाइम मोड। अगर रेडियन मोड मांगूंगा तो रेडियन मोड में रिप्रेजेंट क्या होता है, करंट, साइनोसॉइडल करंट इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। तो नाउ दिस इज ओमेगा। अगर मैं इसको टाइम मोड में मानूंगा तो टाइम मोड में रिप्रेजेंटेशन होता है Im sin 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू टी विल बी देयर। और दोनों ही मोड में जो टाइम होता है वो जनरली किस में होता है, सेकंड्स में होता है। ठीक है, जनरली किस में होता है, सेकंड्स में होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, निकालते हैं, टाइम की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से क्या आएगा, दिस इज साइन 942 t इज इक्वल टू दिस इज 6/10, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6। यहां से आएगा 942t दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6। और साइन इनवर्स 0.6 की वैल्यू बड़ी ही आसानी से आप अपने कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर कहां गया बेटा, नाउ यू कैन बी कैलकुलेट। आप कैलकुलेट करिए बेटा, कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि कितना आएगा वैल्यू कैलकुलेट करने पे। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू आने वाली है, दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास आएगी कितना आ रहा है, आप लोग मुझे बताएंगे। अरे बेटा अर्पित, अर्पित, एक मिनट बेटा, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। अर्पित बेटा कैलकुलेटर कहाँ है,
जब आप इसको निकालेंगे तो अगर ये डिग्री में बात करेंगे तो 36.86 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ पर एंगल को डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन पे लिखना है। और रेडियन पे लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 180। तो बेटा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी आएगी 0.643। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी आएगी दिस इज 0.643। और यहां से आप टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, तो दैट इज, हाँ बेटा ये रेडियन पे मैंने लिखा है, जब आप इसको निकालेंगे तो डिग्री मोड में होगा, जनरली कैलकुलेटर डिग्री मोड में होता है, तो 36.86 डिग्री आएगा। लेकिन ये ओमेगा टी है, रेडियन पे एंगल है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई डिवाइडेड बाई 180 से हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आपका जो टाइम है, टाइम की बेटा वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 0.643 डिवाइडेड बाई 942। और बेटा ये किस में आएगा, सेकेंड्स में आएगा। यहां से टाइम की वैल्यू किस में आएगी, सेकेंड्स में। और जब इसको डिवाइड बेटा करेंगे, दैट इज 0.643 डिवाइडेड बाई 942, तो ये वैल्यू आने वाली है दिस इज 6.825 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। और बेटा अगर आप इसको मिली सेकेंड में लिखना चाहें तो मिली सेकेंड में इसको बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली क्योंकि आपके पास पावर में है, पावर में -10⁻⁻⁴ है, तो इसको मैं मिली सेकेंड में लिख देता हूं। तो नाउ दिस इज नथिंग बट t इज इक्वल टू 6.825 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10�3 सेकेंड। 10⁻³ को मिली सेकेंड कर सकते हैं, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.682 मिली सेकेंड। So this is the time taken by this current to reach first time which value 6 एम्पियर। तो आपका जो करंट है वो 6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लेने वाला है बेटा, दैट इज 0.682 मिली सेकेंड, ठीक है। चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा ग्राफ से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां तक पहले बेटा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चीजें अपनी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो भी बेटा आपको चैट करनी है द इंजीनियर होस्ट वाले पे आपको चैट करनी है, ठीक है। चलिए यहां तक लिख लीजिए। फिर पूछ रहा है, पहली बार पूछा कि आपके करंट को +6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 0 से करंट को +6 एम्पियर तक पहुंचने में 0.682 मिली सेकेंड का टाइम लगने वाला, ठीक है। दूसरे चक्र में आपका जो करंट है फिर से +6 मिली एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उस चीज को हम लोग पहले वेव फॉर्म से बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस चीज को मैं आपका मिटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आप देखेंगे आपके पास करंट की इक्वेशन दी थी, दैट I इज इक्वल टू कितना दिया था बेटा, दैट इज 10 sin 942 आप देखेंगे, आप यहां से टाइम पीरियड या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों ही बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप साइनोसोडल करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, जब भी आप साइनोसोडल करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो उसका टाइम पीरियड आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। क्योंकि आपसे समय की बात कर रहा है तो टाइम मोड पे चीजें करना आपके लिए ज्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे ओमेगा टी से कंपेयर करके टाइम पीरियड निकालिए या फिर टाइम मोड से कंपेयर करके निकालिए, बात क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी मैं आपकी इस वेव फॉर्म का, ये जो साइनोसोडल करंट है इसका वेव फॉर्म बनाऊंगा, तो आपका टाइम पीरियड चाहिए होगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए आप इसको टाइम मोड से भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर रेडियन मोड से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिस भी तरीके से करिए बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो दैट इज मैं ओमेगा से निकाल देता हूँ रेडियन मोड से, लेकिन टाइम मोड से भी आपकी सारी की सारी चीजें सेम आने वाली, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट दैट, क्योंकि वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए आपको टाइम पीरियड शो करना जरूरी, क्योंकि टाइम पूछा है इसलिए टाइम जो है टाइम मोड में मैं रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूं, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज I m sin ओमेगा टी।
ये रेडियन मोड है। अगर टाइम मोड होगा तो 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी आ जाएगा, तो डायरेक्टली आपका 942 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, वहां से टाइम पीरियड आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू होगी 942 रेडियन पर सेकेंड, और जो आपका पीक वैल्यू होगी आपके करंट की वेवफॉर्म की वो होगी 10 एम्पियर। ठीक है, यहां से हम लोग दैट इज नथिंग बट द आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, दैट इज ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एफ, दैट इज नथिंग बट द 942। यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज 942 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और बेटा 2 पाई की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर, दिस इज 3.14, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी आने वाली है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, दिस इज 942 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, जब निकालेंगे तो आएगा 150 हर्ट्ज। और बेटा एक बार फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज नथिंग बट द 1 बाई 150, तो दिस इज नथिंग बट द 1 डिवाइडेड बाई 150, ये वैल्यू आएगी 6.66 मिली सेकेंड। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ योर वेवफॉर्म। तो टाइम पीरियड बेटा आपको मालूम चल गया, मैक्सिमम वैल्यू मालूम है, तो आप अपनी इस साइनोसोडल करंट का वेरिएशन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस इज द वेरिएशन, दिस इज द वेरिएशन, दिस इज करंट, और जो वेरिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टाइम के रिस्पेक्ट में मैं आपका वेरिएशन ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ मैक्सिमम वैल्यू है बेटा दैट इज 10, now this is the variation, मैक्सिमम वैल्यू है बेटा करंट की +10, और मिनिमम वैल्यू है करंट की, दिस इज नथिंग बट द -10, दिस इज +10 एम्पियर, और मिनिमम वैल्यू है -10 एम्पियर। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द 0, नाउ दिस इज 1/4 ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T by 4, now this is half cycle, half time period capital T by 2, this is 3/4 cycle, so this is 3T by 4, and this is nothing but the complete time period, this is capital T। और जो आपका पूरा का पूरा टाइम पीरियड है आपके इस वेव फॉर्म का, पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है दैट इज T 6.66 मिली सेकेंड, दिस इज द होल टाइम पीरियड। ठीक है, आपसे बोल रहा है जो करंट है, करंट आपका पहली बार आपका जो करंट है उसको कहां तक पहुंचना था, 6 एम्पियर तक पहुंचना था। करंट को पहली बार 6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लिया था, तो दिस इज 6 एम्पियर। तो आप देखेंगे आपने निकाला था कि करंट को पहली बार, ये जो करंट है वो 0 से, दिस इज T इक्वल टू 0, करंट को T इक्वल टू 0 से पहली बार 6 एम्पियर तक पहुंचने में मान लीजिए T1 टाइम लग रहा था, और इस टाइम की बेटा वैल्यू आपने निकाली थी, दिस इज टाइम T1, और इस टाइम की बेटा वैल्यू आपने निकाली थी, और कितनी निकाली थी, भी आया था 0.68। देख लेता हूं मैं कितना निकाला था, 0.68 समथिंग आपने निकाला था, 0.68 मिली सेकेंड के आसपास आपने निकाला, 0.68 मिली सेकेंड हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो पहली बार आपका जो है जो करंट है वो 0 से 6 एम्पियर तक पहुंचने में T1 टाइम लिया था, इसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे 0.68। दूसरे चक्र में, दिस इज द फर्स्ट साइकिल, दूसरी आपके चक्र में जो करंट है वो आपका 6 मिली एम्पियर तक, दूसरे चक्र में जो करंट होगा, दूसरे चक्र में करंट फिर से कितना पहुंचेगा, 6 एम्पियर तक पहुंचेगा। तो दूसरे चक्र में आपका जो करंट है वो 6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, तो आपको मालूम है 0 से लेके, दैट इज 0 से लेके 6 एम्पियर तक पहुंचने में इतना टाइम दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 0, दूसरे चक्र में फिर से आपका जो करंट है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेके 6 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा,
0.68 मिली सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो करंट है वो t इक्वल टू 0 से दूसरे चक्र में जब वो 6 एम्पियर तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लेगा? तो फर्स्ट साइकिल का टाइम पीरियड प्लस आपका दिस टाइम पीरियड, दैट इज दिस टाइम विल बी देयर। तो आप देखेंगे कि आपका जो करंट है दूसरे चक्र में, आप देखेंगे t इक्वल टू 0 से जब करंट आपका दूसरे चक्र में पहुंचेगा तो 6 एम्पियर तक पहुंचने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा? दैट इज 1 टाइम पीरियड प्लस दिस टाइम पीरियड। तो आपका यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज नाउ यू कैन बी राइट डाउन द, कितना बना लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस इज, ये आप लोगों ने निकाल लिया होगा बेटा, ग्राफ से ये चीज आपको बेटा बिल्कुल क्लियर हो गई है। दैट इज टोटल टाइम टेकन बाय द करंट, टोटल टाइम टेकन by the current, total time taken by the current, total time taken by the current, again reach plus 6 ampere in the next cycle is nothing but equal to, आपका दूसरी साइकिल में करंट को 6 एम्पियर तक पहुंचने में, जीरो से, टाइम हमेशा जीरो से मेजर कर रहे हैं, तो दूसरी साइकिल में करंट को 6 एम्पियर तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा? तो दिस इज पहली साइकिल का टाइम पीरियड प्लस आपका जीरो से लेकर 6 एम्पियर तक पहुंचने में टाइम कितना टाइम लग रहा है? 0.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर आपका टोटल, आपका जो है टोटल टाइम टेकन बाय द करंट again reaching to the 6 ampere in the next cycle is nothing but equal to this time plus this time. तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज 6.66 मिली सेकेंड प्लस 0.68 मिली सेकेंड। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 8 से 14 हासिल लगे 1, 12 1 13 हासिल लगे 1 पॉइंट, दैट इज 7.34 मिली सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द आंसर। वेरी गुड प्रीति, ठीक है। तो चलिए आपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो है। नेक्स्ट बेटा हम लोगों को पहले सीखना है आपका, दैट इज एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालना। कौन सी वेव फॉर्म की बेटा? आपके साइनोसोडल वेव फॉर्म की, ठीक है। आप देखेंगे जब आप जो है आप मेजरमेंट पढ़ेंगे या फिर आप जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे या फिर इसके अलावा जब आप एनालॉग पढ़ेंगे तो वहां पर रेक्टिफायर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट में आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाएंगे, पीएमएमसी पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपको एमआई पढ़ाया जाएगा, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाएंगे। इन सारे इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे जो पीएमएमसी है वो वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू को क्या करता है? शो करता है। वहीं पर ये पीएमएमसी को छोड़ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपकी वेव फॉर्म की हमेशा कौन सी वैल्यू को शो करते हैं? आरएमएस वैल्यू को शो करते हैं। उसी तरह जब आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ईडीसी एनालॉग में, तो वहां पर आपको जो है आपके पास जो भी वैल्यू होगी, डीसी वैल्यू, पल्सेटिंग डीसी होगी, उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू आपको क्या करनी होगी? निकालनी होगी, ठीक है। तो उन सारी चीजों को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग एसी एनालिसिस आगे पढ़ेंगे तो जनरली एसी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? आरएमएस वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर फुल साइकिल की बात किया जाए तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है? एसी की 0 होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हमेशा जब भी आप एसी का कैलकुलेशन करेंगे तो एसी के केस में आपको हमेशा आरएमएस वैल्यू वेव फॉर्म की हमेशा निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैसे हम लोग एसी क्वांटिटी की कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ द एसी वेव फॉर्म, या फिर जनरल फार्मूला पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग जो है एसी की एवरेज फार्मूला क्या होगा
और फिर हम लोग जो है आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, उन सब चीजों को वन बाय वन हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे मालूम है कि आप लोग को आता है, लेकिन एक बार मैं इस चीज को गो थ्रू करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब एग्जामिनेशन आप देंगे तो कई सारी स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको 6 से 7 वेव फॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू यहाँ पर निकलाऊंगा। ठीक है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है, पीक फैक्टर कितना होता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी होंगी। तो एग्जामिनेशन में वो चीज आपको कैलकुलेट ना करनी पड़े, इसलिए क्लास में एक बार हम लोग सारी की सारी चीजें हम लोग बड़ी आसानी से क्या करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है, मेड हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। किसी भी वेव फॉर्म की एवरेज और RMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू का फिजिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल फिजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा फिजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों होती क्या है, बिल्कुल 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 इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट यू कैन बी टेक इट हियर कि आपका जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जब मैं साथों के साथों वेव फॉर्म का एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकला दूंगा, उसके बाद मैं फिजिकल कॉन्सेप्ट 100% डिस्कस करूंगा। घबराने वाली बात नहीं है, जो चीजें आपको कहीं भी नहीं बताई जाती वो आपको द इंजीनियर्स में 100% बताई जाएंगी, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक है, जनरली हम जो वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं वो कैसी वेव फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, एसी वेव फॉर्म की बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहला चीज हम लोग देखेंगे कि दो चीजें होती हैं जो एसी वेव फॉर्म होती है, दो टाइप की एसी वेव फॉर्म होती है, सिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म होती है और असिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म होती है। तो कैसे हम लोग वेव फॉर्म के, अगर मुझे वेव फॉर्म का ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि असिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर होगा कि सिमेट्रिकल एसी है कि असिमेट्रिकल एसी है, तब आप उसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई अगर गिवन एसी वेव फॉर्म है वो सिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि असिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को पहले हम लोग देखने की बात करते हैं। एसी के बारे में आपको बता चुका था कि जो एसी क्वांटिटी होती है आपका, अगर मान लो मैं किसी एसी वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर आपका जो है जो पोलैरिटी है वो कैसी है, बाइपोलर, दैट इज बाइपोलर मतलब, या फिर आपका जो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो दैट इज नथिंग बट द, आपका जो है जो वोल्टेज है वो कैसा होगा, अगर बाइपोलर वोल्टेज है तो दैट इज नथिंग बट द आपके एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट, मतलब अगर आपके वोल्टेज की वेव फॉर्म प्लस और माइनस दोनों में क्या हो रही है बेटा, रिप्रेजेंट हो रही है, तो आपका जो वोल्टेज है अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। अगर वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है तो दैट इज नथिंग बट द आपका एसी वोल्टेज के बारे में बात करें। तो जनरली यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो आपकी क्वांटिटी कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज साइनोसोडल क्वांटिटी, वो वोल्टेज की साइनोसोडल क्वांटिटी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी कंसीडर, यहां पर मैं आपको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म दे रहा हूं, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म दे रहा हूं, एक साइनोसोडल वोल्टेज है जिसका मैं टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज वी नॉट टी। ठीक है, नाउ इसका मैं वेरिएशन एक टाइम पीरियड के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम पीरियड। जो भी मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा एक टाइम पीरियड के लिए वेवफॉर्म को ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपको मुझे बताना है कि सिमेट्रिकल एसी होगा कि असिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज वन टाइम पीरियड आपका 6 सेकंड का लिया है, दिस इज 0, नाउ दिस इज +2 एंड दिस इज +6। नाउ दिस इज नथिंग बट द +2 है यहां पर
एंड दिस इज -1, ठीक है। इसी के आगे ये वेवफॉर्म रिपीट कर रही है, लेकिन मैंने जो आपको वेवफॉर्म बनाई है वो आपका एक जो है टाइम पीरियड के लिए आपको मैंने बनाई है। आपको मुझे बताना है कि जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट। हाँ जी, प्रीति जी बोल रही है असिमेट्रिकल, अरुण मौर्य बोल रहे हैं असिमेट्रिकल। और बेटा आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर सुनना चाह रहा हूं। हाँ, शिवम सिंह असिमेट्रिकल। और कोई? तो आपने जितने लोगों ने भी आंसर दिए हैं उन सभी के आंसर गलत है। ये जो मैंने एसी वेवफॉर्म ड्रॉ किया है ये आपकी सिमेट्रिकल एसी की वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बोलेंगे कि सर आज तक तो ऐसा पढ़ के ही नहीं आए हैं। तो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज बिल्कुल ही क्लियरली बता रहा हूँ। आप चीजें देखेंगे, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म में डिस्टिंग्विश करते हैं एरिया से। आप देखेंगे जब भी आपके पास कोई साइनोसॉइडल या फिर एसी वेवफॉर्म होगी, हाँ विकास जी सुनने के बाद आंसर करें सिमेट्रिकल एसी। जब भी आपके पास कोई अल्टरनेटिंग या फिर आपके पास एसी क्वांटिटी होगी, उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिकल ही या सिमेट्रिकल। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे एरिया। एरिया पहले बताइए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? एरिया कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो एरिया है दैट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड दैट इज द डायरेक्शन। मतलब एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और एरिया नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से आप क्या करेंगे, एरिया आपका अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एरिया होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव एरिया होगा। तो आप देखेंगे जब भी मैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करूंगा तो थोड़ी देर तक वेवफॉर्म पॉजिटिव बनेगी, थोड़ी देर वेवफॉर्म नेगेटिव बनेगी। तो आप देखेंगे जो वेवफॉर्म है वो पॉजिटिव एरिया भी क्या करेगी, इंक्लोज करेगी, और नेगेटिव एरिया भी इंक्लोज करेगी, ठीक है। तो जब भी आप जो है किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी को सिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल चेक करते हैं तो हम एरिया को कंपेयर करते हैं। आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपके पास एसी वेवफॉर्म है ये कितना पॉजिटिव एरिया, तो ये एरिया आप देखेंगे, एरिया की बात करें क्योंकि आपका जो है दैट इज दिस इज आपकी लेंथ और दिस इज द हाइट। दोनों आपका ये जो वेवफॉर्म है आपका 0 से लेकर 2 तक वेवफॉर्म पॉजिटिव ऊपर की साइड है तो एरिया पॉजिटिव होगा, और 2 से लेकर 6 तक आपका जो वेवफॉर्म है वो नीचे की साइड बनी है तो दैट इज द ये एरिया आपका निगेटिव होगा। तो जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आपको सिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल एसी आपको देखना है तो आप क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं। अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड और निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर है तो वो आपके सिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड और निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो आपके असिमेट्रिकल एसी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं बात करूं ये जो एसी वेवफॉर्म है ये कितना पॉजिटिव एरिया बाउंड करता है, 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में आपके जो एसी वोल्टेज की वेवफॉर्म है ये कौन से एरिया बाउंड करे, पॉजिटिव एरिया। तो दैट इज पॉजिटिव एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A1 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, A1 से। ये कौन सा एरिया बेटा, A1 है आपका पॉजिटिव एरिया। एंड व्हाट इज द एरिया, दैट इज आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, रेक्टेंगल के विड्थ इनटू हाइट। व्हाट इज द विड्थ, विड्थ इज 2 एंड हाइट इज 2। तो दैट इज पॉजिटिव एरिया। A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपके पॉजिटिव एरिया को, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, इसको मैं लिख देता हूं, ये कौन सा एरिया बेटा, पॉजिटिव एरिया, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूं किससे, A1 से। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए कितना होगा, विड्थ इनटू हाइट। व्हाट इज द विड्थ, दिस इज नथिंग बट द 2, हाइट इज 2, तो दैट इज 2 into 2, दिस इज नथिंग बट द 4 यूनिट, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर जो नीचे की साइड एरिया है ये एरिया कैसा है बेटा, दिस इज द नेगेटिव एरिया। ये एरिया कैसा है बेटा, दिस इज द नेगेटिव एरिया। 0 से लेके 2 तक ये जो आपके वोल्टेज की वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म आपके रेफरेंस एक्सिस के नीचे बन रही है। तो दिस इज ये जो एरिया होगा ये कौन सा एरिया होगा बेटा, दिस इज द नेगेटिव एरिया। ये कौन सा एरिया बेटा, नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया को मैं A2 से रिप्रेजेंट करूं, A2 किसके ऊपर, नेगेटिव एरिया। कितना नेगेटिव एरिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज विड्थ इनटू हाइट। विड्थ कितनी है 4 एंड हाइट कितनी है -1, ठीक है। सो दैट इज विड्थ है आपकी 4 एंड बेटा हाइट है -1, तो दिस इज इक्वल टू -4 यूनिट।
तो जब भी आपको सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एसी को पहचानना है तो सबसे पहले आप पॉजिटिव और निगेटिव एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव एरिया को कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड आई कैन बी कंसिडर मैग्नीट्यूड, अगर मैं पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड निकालूंगा वो भी 4 आएगा, निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, -4 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज मॉड वैल्यू आपकी 4 ही होने वाली है। तो अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड, और मॉड ऑफ ए2 जो कि रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड। अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड और निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर है तो वो एसी वेवफॉर्म, एक सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। अगर आपके पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड निगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, कहां 6 लिखा है बेटा मैंने, सर 6 लिखे हैं, कहां पर बेटा, 6 तो लिखा है बेटा, 6 लिखा है, बिल्कुल 6 लिखा है। तो आप एरिया निकालिए ना, ये लेंथ आपकी कितनी होगी बेटा, 6 में से 2 जाएगा, ये 4 होगी, ये 1 होगा, 4 गुणे 1 दैट इज, ये आपकी हाइट कितनी होगी, -1, 4 गुणे -2 दैट इज इक्वल टू -4, ठीक है। कौन है भाई ये, हाँ प्रीति, 6 लिखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हमेशा आप क्या करेंगे, एसी को सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल देखने के लिए सबसे पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इफ पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड, ये मॉड ऑफ ए1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एरिया, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए2। मॉड ऑफ ए2 बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एरिया। तो अगर आपके पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर है, देन द गिवन एसी वेवफॉर्म represent a symmetrical waveform, then the given AC waveform represent a symmetrical waveform, symmetrical AC waveform, सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म। तब वो एसी वेवफॉर्म कैसी वेवफॉर्म होगी, सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है तब वो एसी वेवफॉर्म आपकी कैसी होगी, असिमेट्रिकल। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर अपने सेकंड पॉइंट को लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर इफ पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ ए1 डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए2 दैट इज नेगेटिव एरिया का दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एरिया। तो अगर आपके पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, देन द गिवन एसी वेवफॉर्म represent a asymmetrical AC waveform, ठीक है। तब वो आपकी जो AC वेवफॉर्म होगी वो आपकी असिमेट्रिकल AC वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। सर लेकिन कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी कोई एसी वेवफॉर्म है उसको हम देख के बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि असिमेट्रिकल। उसके लिए आपको पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया को क्या करना है बेटा,
कैलकुलेट करना है, उनके बाद दोनों के मैग्नीट्यूड को आप क्या कर लीजिएगा, कंपेयर करिए। अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तो सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है तो आपकी असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से मैं एक वोल्टेज की वेवफॉर्म कंसीडर कर रहा हूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए वोल्टेज वेवफॉर्म। कई लोग बोल रहे होंगे कि हमें एसी आता है। जैसे जैसे आप धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे तो आपकी गलतफहमी दूर होती जाएगी। तो एसी का मतलब ऐसा नहीं कि आपको आता है। जब हम लोग डिफिकल्टी लेवल पे घुसेंगे, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें आपको आइडिया नहीं होती, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप देखेंगे कि लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, 3 या 4 दिन होंगे और एक बार मैं आर या फिर इंडक्टर कैपेसिटर को निकल जाऊंगा, उसके बाद आपको डिफिकल्टी लेवल मालूम चल जाएगा कि हम लोग द इंजीनियर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी चीजें बता रहा हूँ बहुत कायदे से देखिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो सारी सारी स्टैंडर्ड वेवफॉर्म होंगी, ठीक है। और उन स्टैंडर्ड वेवफॉर्म के रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो नाउ अगेन आई कैन बी कंसीडर, और मैं सारी की सारी चीजें लेके चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए वोल्टेज वेव फॉर्म, और उसका वेरिएशन में टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहा हूं। नाउ द वेव फॉर्म इज नथिंग बट लाइक दिस। फिर से एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, दिस इज अगेन ए स्क्वायर वेव फॉर्म। अब आपको बताना है कि जो स्क्वायर वेव फॉर्म है ये एक ऐसी वेव फॉर्म है जिसका टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड की वेव फॉर्म मैंने ड्रॉ की है। अब आपको मुझे बताना है कि सिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट करे कि असिमेट्रिकल। दिस इज 0, नाउ दिस इज 2, this is 4, this is plus 5 volt and this is minus 2 volt. What type of square waveform, symmetrical की asymmetrical? ये भी आपकी एसी वेवफॉर्म है। इसको बताने के लिए आपको फिर से एरिया निकालना पड़ेगा, और इस बार आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव एरिया है 10 और नेगेटिव एरिया है -8। अगर दोनों के मैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा तो दोनों के मैग्नीट्यूड इस बार अनइक्वल हैं। तो इस बार ये जो स्क्वायर वेवफॉर्म है वो आपके असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नाउ अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूं एरिया, नाउ दिस इज पॉजिटिव एरिया and this is the negative area. Now I can be calculate the positive area. This can be represented by A1. तो फिर से आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल के एरिया का बेस इंटू हाइट, तो दैट इज 2 into 5, दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। और नेगेटिव एरिया की अगर मैं बात करूंगा, नाउ दिस इज द नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज A2 से, और उसकी वैल्यू होगी दिस इज नथिंग बट द विड्थ इनटू हाइट। विड्थ इज नथिंग बट द, बड़ी में से छोटी वैल्यू को हमेशा घटाते हैं विड्थ को निकालने के लिए, दैट इज नथिंग बट द 2, एंड हाइट इज नथिंग बट द -2, तो दिस इज नथिंग बट द -2, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इज कितना आ जाएगा -4 यूनिट। अगर मैं दोनों के एरिया को कंपेयर करूंगा तो यहां से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड 10 है, नेगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड 4 है। क्योंकि पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, सो दैट द गिवन स्क्वायर वेव फॉर्म, सो दैट ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, सो दैट द गिवन स्क्वायर वेव फॉर्म represents an asymmetrical
स्क्वायर वेवफॉर्म। तो जो स्क्वायर वेवफॉर्म है वो आपकी एक असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म को क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा आपके एवरेज वैल्यू के फार्मूले के बारे में। जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। सिमेट्रिकल, तो आपके पास दो टाइप की एसी वेवफॉर्म होंगी, या तो वो सिमेट्रिकल होगी या फिर असिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल एसी की एवरेज वैल्यू और आपकी असिमेट्रिकल की एवरेज वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर सिमेट्रिकल एसी दिखेगा तो एक साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, एक साइकिल के लिए जब हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मालूम है कि अगर गिवन एसी वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है और हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू फाइनाइट होगी। ठीक है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। लेकिन असिमेट्रिकल एसी के लिए हमेशा जब हम जो है एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी वो हम लोग देखते हैं। तो पहले जनरल बात करेंगे आपके किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू को निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जनरल यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस चीज को मैं आपका मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए जनरल फार्मूला फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ ए वेवफॉर्म। जनरल फार्मूला, पहले आप लिख लीजिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ ए वेवफॉर्म। कोई सी भी वेवफॉर्म हो उसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां मैं जनरल बात कर रहा हूं, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ the average value for the calculation of the average value of the waveform। तो फॉर एग्जांपल वोल्टेज की वेवफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, एक मेरे पास वोल्टेज की वेरिएशन दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में और उसकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक वोल्टेज की वेव फॉर्म है, तो वोल्टेज की वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होगी इसको मैं लिखता हूं वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक वोल्टेज की वेव फॉर्म को जिसका टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन दिया है। तो वोल्टेज की वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट गिवन द बाय द फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड ऑफ वी नॉट टी इंटू dt। अगर आपके वोल्टेज के वेव फॉर्म का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करने वाले। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द फार्मूला। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द फार्मूला ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ ए वेव फॉर्म। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड हम लोग लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए करना है। एक टाइम पीरियड क्या होगा, 0 से t भी ले सकते हैं या फिर -t से 0 भी ले सकते हैं
या फिर -t/2 से लेके +t/2 तक भी ले सकते हैं। लेकिन जो इंटीग्रेशन आप करेंगे वो कितने टाइम पीरियड का करना है, एक टाइम पीरियड। तो जो लिमिट है वो एक टाइम पीरियड की होनी चाहिए। जो लिमिट है वो आपकी 0 से क्या भी हो सकती है, कैपिटल T भी हो सकती है, या फिर दिस इज नथिंग बट द आपका -t से लेके 0 भी हो सकती है, ये भी एक टाइम पीरियड है। या फिर ये जो लिमिट है वो -t/2 से लेके +t/2 भी हो सकती है, ये भी कितना ड्यूरेशन है, एक टाइम पीरियड का ड्यूरेशन है। तो फॉर सिंपलिसिटी अभी मैं 0 से t लिख रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि लिमिट जब भी आप लगाएं वो एक टाइम पीरियड होनी चाहिए, वो हमेशा 0 से t नहीं होगी, ठीक है। कई बार मैं 0 से t भी लिखूंगा, कई बार मैं -t से 0 भी लिख दूंगा, कई बार मैं -t/2 से लेके +t/2 लिख दूंगा। लेकिन आपको समझाने के लिए दैट इज अभी मैं 0 से t लिख रहा हूं, दैट इज 1 टाइम पीरियड integration for one time period is 0 से t, that is v naught t into dt। इसी इंटीग्रेशन को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन 0 से t v naught t into dt डिवाइडेड बाय कैपिटल T, ठीक है। नाउ इस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और नाउ इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा अब जो है अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएशन है, दैट इज आपका yt का वेरिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास एक फंक्शन है yt जिसका वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा कोई ग्राफ किया हुआ, ठीक है। yt का वेरिएशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए नाउ दिस इज द वन फंक्शन, ठीक है। yt का वेरिएशन आपको दिया है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको दिया है, ठीक है। yt का वेरिएशन दिया है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। yt का वेरिएशन दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या एक वेरिएशन मान लिया, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए yt का ये जो ग्राफ है, yt का जो ग्राफ है किसके yt का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, yt का ये ग्राफ जो है टाइम एक्सेस के साथ, ये yt का जो ग्राफ है, yt का जो ग्राफ है टाइम एक्सेस के साथ, yt का ये ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ, yt का ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सेस कहां से लेके कहां तक बेटा, t1 से लेके t2 तक। कहां से लेके, t1 से लेके yt का ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सेस के साथ t1 से लेके t2 तक ये जो एरिया बाउंड कर रहा है, इस एरिया को आप क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। आपसे बोला गया yt का ये जो ग्राफ है, yt का वेरिएशन दिया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको दिया है। मैंने एक जनरल वेरिएशन मान लिया, yt का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, ये कुछ वेरिएशन दे दिया। अब आपसे बोला जाए yt का ये ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ t1 से लेके t2 तक ये जो एरिया जो है बाउंड कर रहा है, yt का ग्राफ टाइम एक्स के साथ t1 से लेके t2 तक। अगर आप इस एरिया को निकालना चाहते हैं तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ये जो एरिया होगा ये एक इंटीग्रेशन के बराबर होगा, दिस एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ yt किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया को निकालना चाहता हूं तो मैं एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करूंगा, दैट इंटीग्रेशन ऑफ yt विद रिस्पेक्ट टू dt। yt का इंटीग्रेशन करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम रिस्पेक्ट। कहां से लेके कहां तक एरिया चाहिए बेटा, t1 से लेके t2 तक। कहां से लेके कहां तक एरिया चाहिए, t1 से लेके t2 तक। तो अगर मैं इस एरिया को निकालना चाहता हूं तो मैं एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर, इंटीग्रेशन ऑफ yt इंटू dt फ्रॉम t1 से लेके t2 तक, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, एरिया निकालना। तो कभी भी बेटा आपको एरिया निकालना है तो जनरली आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करिए। अब इस इंटीग्रेशन को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो आप देखेंगे जो इंटीग्रेशन लिखा है इसका मतलब क्या है, yt का कर्व किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। yt का कर्व किसके साथ, टाइम एक्स के साथ। कहां से लेके कहां तक, t1 से लेके t2 तक। इंटीग्रेशन मींस होता है एरिया, ठीक है। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करूंगा, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट, तो एरिया इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी मुझे इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन को मैं हमेशा पढ़ूंगा एरिया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है, दैट इज yt का कर्व किसके साथ, टाइम एक्स के साथ, t1 से लेके t2 तक ये जो एरिया बाउंड करा है, ये जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, इस इंटीग्रेशन के बराबर होगा।
तो आप इस एरिया को कैलकुलेट करो या फिर आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करो, दोनों क्या है, सेम है। तो कभी भी आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कैसे समझने की कोशिश करिएगा, वाईटी का वेरिएशन दिया था टाइम के साथ, और आपसे बोला गया ये जो वाईटी का कर्व है टाइम के साथ T1 से लेके T2 तक, ये जो एरिया बाउंड करे, इस एरिया को निकालने के लिए आप एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इंटीग्रेशन yt विद रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम T1 से लेके T2 तक। तो बेटा ये जो इंटीग्रेशन आएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू और इस एरिया की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, ये इंटीग्रेशन बता रहा है कि yt का कर्व किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ T1 से लेके T2 तक, ये जो इंटीग्रेशन मींस एरिया बाउंड कर रहा है, वो एरिया इस इंटीग्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो हमेशा इंटीग्रेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को आप क्या पढ़ेंगे, ये इंटीग्रेशन क्या बता रहा है बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है वो किसको बता रहा है, एरिया को। ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा, इस एरिया के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन हमेशा किसको बताएगा, एरिया को। तो मैं इंटीग्रेशन दिखा तो मैंने क्या लिखा, एरिया। दिस इज इंटीग्रेशन मींस क्या हुआ, एरिया। एरिया बाउंडेड बाय व्हिच कर्व, yt का कर्व, किसके साथ, टाइम एक्स साथ, T1 से लेके T2 तक। तो जो इंटीग्रेशन वो किसको बता रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, 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 कौन सा कर्व, yt, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व yt, area integration means area bounded by the curve yt with respect to which axis, time axis, with axis time axis, from here to where, from T1 से लेके T2, from T1 to T2 is nothing but equal to this integration। तो ये इंटीग्रेशन निकालो चाहे एरिया निकालो, बात क्या है, सेम है। तो उसी तरह आप देखेंगे कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को पढ़ना चाहूं तो इंटीग्रेशन क्या आपको बता रहा है, अगर आप किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ ए वेवफॉर्म इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से कैपिटल T ऑफ V नॉट T इंटू dt डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज वोल्टेज की वेवफॉर्म किसके साथ, टाइम एक साथ, कितने ड्यूरेशन में, एक टाइम पीरियड, 0 से T मतलब एक टाइम पीरियड में, दैट इज इंटीग्रेशन मींस एरिया। तो इंटीग्रेशन यहां से पढ़ना, एरिया बाउंडेड बाय द वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड। तो अगर आप किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की जगह क्या करेंगे, दैट इज ये इंटीग्रेशन नथिंग बट इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द कर्व with respect to time axis during the one time period। आप क्या करेंगे, जो वेव फॉर्म आपको दी है जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, वो वेव फॉर्म टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में जितना भी एरिया बाउंड करे उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अगर आप किसी भी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए वो वेवफॉर्म टाइम एक्सेस के साथ कितने टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में जितना भी एरिया बाउंड करेगी, तो किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वो वेवफॉर्म टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में जो एरिया बाउंड करेगी उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको वेवफॉर्म की कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व with respect to time period। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड। आपका जो वेव फॉर्म है वो वेव फॉर्म एक टाइम पीरियड में कितना एरिया बाउंड करेगी, वेव फॉर्म दैट इज आपके वेव फॉर्म टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में जो एरिया बाउंड करे, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ओवर ए वन टाइम
पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो आपका वेव फॉर्म है वो जितना एरिया बाउंड करे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम पीरियड इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को लिख लीजिए कि कभी भी आप किसी भी वेवफॉर्म की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए किसी भी वेवफॉर्म की जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एक टाइम पीरियड में वेवफॉर्म जितना भी एरिया बाउंड करेंगे उस एरिया को आप आपकी वेवफॉर्म के टाइम पीरियड से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, मालूम चल जाएगी। ठीक है, अब सिमेट्रिकल एसी के लिए इसी फार्मूले के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल एसी के लिए हम लोग बात करते हैं। सिमेट्रिकल एसी के लिए जब मैं फुल साइकिल पे आपका एवरेज वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या होने वाला है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे क्या करना है, एक टाइम पीरियड में जो वेव फॉर्म है दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में आपका वेव फॉर्म जो भी एरिया बाउंड करेगी उस एरिया को आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो आपको आपके वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू मालूम चल जाएगी। ठीक है, चलो सिमेट्रिकल एसी के लिए हम लोग बात करने वाले, सिमेट्रिकल एसी के लिए वे बात करने वाले। सिमेट्रिकल एसी फुल टाइम पीरियड में कितना एरिया बाउंड करेगी बेटा, अब जो मैं बात कर रहा हूं ये मैंने अभी जनरल वेवफॉर्म के लिए बात की थी, अब मैं जो बात कर रहा हूं सिमेट्रिकल एसी के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, यहां पर हम लोग एक नोट करके बात कर रहे हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूं वो किस वेवफॉर्म के लिए बात कर रहा हूं, दिस इज फॉर सिमेट्रिकल एसी, सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए बात करें। ठीक है, एक मैं सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म ले लेता हूं, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म। ठीक है, नाउ V नॉट टी, दो वेवफॉर्म मैं लूंगा। ठीक है, दोनों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म दो ले रहा हूं जैसे कि आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, एक वेवफॉर्म मैं यहां बना रहा हूं, एक टाइम पीरियड के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और एक वेवफॉर्म यहां बना रहा हूं, दोनों सिमेट्रिकल एसी तो क्या कर रही है बेटा, रिप्रेजेंट कर रही है। V नॉट टी, ठीक है, now this is plus a, this is minus a, this is 0, now this is half time period t by 2 and this is full time period। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये सिमेट्रिकल एसी की वेव फॉर्म है। ठीक है, कैसे पहचानते हैं, पॉजिटिव एरिया निकालेंगे, दैट इज पॉजिटिव एरिया, और ये कौन सा एरिया, निगेटिव एरिया, निगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, कितना आएगा बेटा, दैट इज विड्थ इनटू हाइट, कितना आएगा A T by 2, और नेगेटिव एरिया जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, दैट इज दिस इज T by 2 एंड दिस इज आल्सो A, तो दिस इज नथिंग बट द विड्थ इनटू हाइट, तो दिस इज माइनस AT by 2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट करा, पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया दोनों ही
के दोनों क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हैं, तो ये आपका कैसा एसी है बेटा, सिमेट्रिकल एसी। ठीक है, एक और सिमेट्रिकल एसी के बारे में बात कर लेते हैं, V naught T into dt. Now this is nothing but this is +5, this is 0 and this is 2. ठीक है, एक टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, तो ये भी कैसे एसी है, ये भी सिमेट्रिकल एसी है। अगर मैं पॉजिटिव एरिया के बारे में बात करूंगा, ये पॉजिटिव एरिया होगा और ये आपका नेगेटिव एरिया है। दिस इज पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A1, जो कि कितना आएगा, विड्थ इनटू हाइट 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट। नेगेटिव एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव एरिया दैट इज A2 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये आएगा 5 और ये 2, दैट इज 5 गुणे -2 दैट इज -10। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। तो ये कौन सा बेटा एसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी आपका कौन सा एसी है बेटा, सिमेट्रिकल एसी। कैसे एसी है, सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म। ये भी कैसे एसी है, दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं सिमेट्रिकल एसी की वेवफॉर्म, अगर मेरे पास एक सिमेट्रिकल एसी है और आप फुल टाइम पीरियड के लिए अगर जो है आप एवरेज वैल्यू निकालें, तो अगर मेरे पास एक सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म है, अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं फॉर फुल साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू निकालें, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू अगर मैं निकालूं इसके लिए फॉर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू मैं निकाल रहा हूं फॉर फुल साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, दैट इज फॉर फुल साइकिल, या फिर वन साइकिल या फिर फुल साइकिल, बात एक ही है, दैट इज वन टाइम पीरियड या फिर फुल साइकिल, बात क्या है, सेम है। तो दिस इज द फुल साइकिल। ठीक है, तो आप देखेंगे एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या था बेटा, दैट इज एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या था, दैट इज नथिंग बट द 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर व्हाट टाइम पीरियड, V naught T into dt। इस चीज को मैंने बताया था, इंटीग्रेशन किसको पता था, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ओवर ए 1 टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर मैं सिमेट्रिकल एसी के एक टाइम पीरियड में टोटल एरिया देखूं, दैट इज एरिया अंडर बाय द कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड। तो अगर मैं सिमेट्रिकल एसी है, दैट इज एक टाइम पीरियड के लिए जब मैं टोटल एरिया निकालूंगा, तो सिमेट्रिकल एसी में दैट इज एक टाइम पीरियड में पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव दोनों एरिया आएंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड आपके क्या होंगे, सेम। तो टोटल अगर मैं एरिया की बात करूं, तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव, तो नेट एरिया फुल साइकिल में हमेशा कितना होगा, 0। तो अगर वेवफॉर्म कैसी है, सिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक टाइम पीरियड पे जब आप टोटल एरिया निकालेंगे, तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया है, तो एक टाइम पीरियड में टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 0। दैट इज टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 0। अगर टोटल एरिया 0 हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फॉर द फुल साइकिल। लेकिन किसके लिए, सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए। तो आप देखेंगे जब भी मैं सिमेट्रिकल एसी के लिए बात करूंगा, सिमेट्रिकल एसी के लिए जब मैं फुल साइकिल के लिए बात करूंगा, फुल साइकिल में टोटल एरिया जब मैं निकालूंगा, तो जितना ही पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव। तो फुल साइकिल के लिए टोटल एरिया जो होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा, 0। और टोटल एरिया 0 हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू भी हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज आप यहां से भी समझ सकते हैं। अगर मैं फुल साइकिल के लिए बात करूं, दैट इज फुल साइकिल के लिए अगर मैं सिमेट्रिकल एसी की एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो फुल साइकिल के लिए जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे सिमेट्रिकल एसी के लिए, तो एक टाइम पीरियड में फुल साइकिल के लिए
टोटल आपको क्या चाहिए, एरिया अंडर द कर्व ड्यूरिंग द वन साइकिल। तो फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया होगा। इस फुल साइकिल में टोटल एरिया जो अंडर, दैट इज द एरिया अंडर बाय द कर्व ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल एरिया कितना कर्व आपका जो है बाउंड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल होंगे, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर नेट एरिया आपका 0 हो जाएगा तो सिमेट्रिकल एसी के लिए, फुल साइकिल के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए नेट एरिया हमेशा कितना होता है, 0। और सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए एक टाइम पीरियड के लिए नेट एरिया हमेशा 0 होगा। नेट एरिया अगर 0 होगा तो एवरेज वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड फॉर ए सिमेट्रिकल एसी ऑलवेज क्या होगा, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0। लेकिन असिमेट्रिकल एसी के लिए जब मैं फुल साइकिल की बात करूंगा तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं होंगे, तो फुल साइकिल के लिए वहां पर एवरेज वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। तो सिमेट्रिकल एसी के लिए अगर मैं फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन अगर मैं हाफ साइकिल के लिए निकालूंगा, हाफ साइकिल में या तो पॉजिटिव एरिया होगा या तो आपका नेगेटिव एरिया होगा। तो आप देखेंगे सिमेट्रिकल एसी के लिए, फुल साइकिल के लिए जो एरिया होगा वो तो 0 होगा, लेकिन क्या हाफ साइकिल के लिए एरिया 0 होगा क्या? अगर मैं, तो सिमेट्रिकल एसी के लिए जब मैं हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, 1/t हाफ इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड v नॉट dt into dt। तो हाफ साइकिल में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व डिवाइडेड बाय हाफ टाइम पीरियड। तो अगर सिमेट्रिकल एसी के लिए बात करेंगे तो हाफ ड्यूरेशन में, हाफ टाइम पीरियड में या तो पॉजिटिव एरिया होगा या तो निगेटिव एरिया। तो इस हाफ ड्यूरेशन में एरिया जो होगा वो आपका कभी भी 0 नहीं होने वाला। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एसी के लिए जब भी आपका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो कितनी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, वहीं असिमेट्रिकल के लिए, फुल साइकिल के लिए टोटल एरिया आपका 0 नहीं होगा, इसलिए असिमेट्रिकल एसी के लिए जो आपकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो आपका फुल साइकिल। तो नोट करके लिख लेंगे बेटा, नोट करके लिखेंगे, दैट इज सिमेट्रिकल एसी। यहां पर अगर सिमेट्रिकल एसी है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया क्या होंगे, बराबर। तो टोटल एरिया ड्यूरिंग द वन साइकिल कितना आएगा, दैट इज AT/2 एंड दैट इज -AT/2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। यहां से कितना आएगा, 0। यहां भी जब निकालेंगे एवरेज वैल्यू तो भी कितनी आ रही है, 0। एवरेज वैल्यू फॉर हॉट साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल कितना आएगा, दैट इज एरिया अंडर द कर्व ड्यूरिंग द वन हाफ साइकिल। वन हाफ साइकिल दैट इज 7 सेकेंड है। एरिया जब टोटल निकालेंगे तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया होगा, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, दैट इज नथिंग बट द 0। तो नोट करके लिखेंगे, फॉर ए सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू, फॉर ए सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू for a full cycle is always 0। तो नोट करके लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा प्रीति। तो नोट करके लिखिए बेटा एक पॉइंट, नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट, ये याद रखिएगा, नोट हमेशा याद रखिएगा, द एवरेज वैल्यू, द
average value of the average value of the symmetrical waveform, the average value of the symmetrical waveform for the full cycle age always equal to 0, ठीक है। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, वो कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। बल्कि असिमेट्रिकल एसी के लिए एक साइकिल के लिए एरिया 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो नेट में जो एरिया आएगा ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड वो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। एवरेज वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, एग्जिस्ट करने वाली है फॉर ए फुल साइकिल इन द असिमेट्रिकल वेवफॉर्म, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं बेटा। तो असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए जो एवरेज वैल्यू निकाली जाती है वो फुल साइकिल के लिए, वहीं आपकी एवरेज वैल्यू फॉर सिमेट्रिकल एसी के लिए निकाली जाती है हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। यहां पर मैं एक नोट और लिख देता हूं, द एवरेज वैल्यू of the asymmetrical waveform for full cycle is always calculated, always कैलकुलेटेड, ठीक है। असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए, असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है, वहीं सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म के लिए फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है। अब आप हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज फार्मूला फॉर एवरेज वैल्यू फॉर ए असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म, ठीक है। तो वही फार्मूला है, लिख लेते हैं, ठीक है। That is formula for average value. Formula for average value of asymmetrical AC asymmetrical वेवफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। asymmetrical waveform is given as below, is given as below, ठीक है। तो असिमेट्रिकल एसी के लिए जो एवरेज वैल्यू निकाली जाती है वो फुल साइकिल के लिए निकाली जाती है, ठीक है। फार्मूला होगा, जैसे मान लीजिए असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म है, उसका वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में भी दिया हो सकता है, रेडियन मोड में भी दिया हो सकता है और डिग्री मोड में भी दिया हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर मैं मोड को चेंज करूंगा तो टाइम पीरियड भी उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला लिख रहा हूं, मान लीजिए अभी मेरे पास जो असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म है उसका वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में दिया गया बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए एक वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ठीक है, असिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए असिमेट्रिकल वोल्टेज वेवफॉर्म इज गिवन बाय V नॉट एवरेज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड
इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड दैट इज वी नॉट टी। अगर आपके वोल्टेज की वेवफॉर्म का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और बेटा अगर वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है तो टाइम पीरियड भी किसमें रखेंगे बेटा, टाइम पीरियड किसमें रखेंगे बेटा, टाइम मोड में, मतलब सेकंड में रखेंगे, ठीक है। जनरली जब आप वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपको वोल्टेज जिस भी वेवफॉर्म की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, अगर उस वेवफॉर्म का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तब टाइम पीरियड भी हमेशा किसमें होगा बेटा, आपका टाइम या फिर सेकंड में होने वाला है, ठीक है। तब टाइम पीरियड भी किसमें होगा, दैट इज सेकंड में होने वाला है, ठीक है। तो अगर वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तब टाइम पीरियड हमेशा किसमें रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, ठीक है। अब आपका मैंने लिखा है दैट इज एवरेज वैल्यू का फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड। अभी जो इंटीग्रेशन करना है एक टाइम पीरियड के लिए करना है। एक टाइम पीरियड मतलब होता है दैट ये जो लिमिट है वो आपकी 0 से टी भी हो सकती है, लिमिट आपकी वन टाइम पीरियड है, या फिर माइनस टी से लेके क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, या फिर ये जो लिमिट है वो -t/2 से लेके +t/2 भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। लेकिन ये सारे के सारे जो ड्यूरेशन मैंने लिए हैं वो कितना टाइम पीरियड है, वन टाइम पीरियड। लेकिन आप देखेंगे हमेशा आपका जो वोल्टेज होगा जिसकी आपको एवरेज वैल्यू, वो उसका वेरिएशन टाइम के में हो सकता है, उसका वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। अगर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में होगा तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा टी। ओमेगा टी की यूनिट होती है रेडियन। तो अगर बेटा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में अगर वेरिएशन दिया होगा, तब आप इंटीग्रेशन भी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तब आप अपने टाइम पीरियड को किसमें रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। और आपको मालूम है किसी भी जो है साइनोसोडल क्वांटिटी का टाइम पीरियड जब हम रेडियन में लिखते हैं तो कितना आया था, 2 पाई आया था, ठीक है। तो जनरली टाइम पीरियड हम कितना रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, ठीक है। तो सेम फार्मूला कि अगर जो है, जरूरी नहीं कि हमेशा जो भी वेवफॉर्म गिवन हो उसका वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, वेरिएशन आपको किसके रिस्पेक्ट में दिया हो, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में दिया हो। तो फार्मूला यही रहेगा, दैट इज एवरेज वैल्यू का फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड आपका वेरिएशन हो सकता है किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन अगर वेरिएशन आपको ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में दिया है, तब टाइम पीरियड बेटा किसमें रखना है बेटा, रेडियन में रखना है। अगर वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में दिया है, मतलब रेडियन के, दैट इज ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में अगर आपको वेरिएशन दिया है, तो ओमेगा टी की यूनिट क्या होती है, रेडियन। रेडियन है तो टाइम पीरियड भी किसमें रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। जनरली टाइम पीरियड किसी भी साइनोसोडल का अगर मैं रेडियन में बात करूं तो कितना होता है, 0 दैट इज 2 पाई होता है। तो यहां पर आप जनरली आप टाइम पीरियड को 2 पाई रख देंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कई बार ऐसा भी वेरिएशन दिया हो रेडियन के कि टाइम पीरियड 2 पाई ना हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड को किसमें रखेंगे, रेडियन में। अगर आपको वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में दिया तब टाइम पीरियड किसमें रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। जनरल टाइम पीरियड आपका रेडियन में 2 पाई होता है, ठीक है। हाफ टाइम पीरियड पाई होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको जो है वेरिएशन हमेशा रेडियन में या फिर टाइम मोड में, डिग्री मोड में भी दिया होगा, दैट इज थीटा के रिस्पेक्ट में। तो भी फार्मूला यही रहेगा, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, दैट इज वी नॉट थीटा। आपके वोल्टेज का वेरिएशन किस मोड में है बेटा, थीटा मतलब डिग्री मोड में है। अगर आपके वोल्टेज का वेरिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में फिर डिग्री मोड में है, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तब मैं टाइम पीरियड को बेटा किसमें रखूंगा, डिग्री में रखूंगा। किसमें रखूंगा, डिग्री में रखने वाला हूं। तो जितना भी डिग्री आपका टाइम पीरियड होगा उसको मैं यहाँ पर टाइम पीरियड को डिग्री में रखने वाला हूं, ठीक है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन दैट आप इस चीज को लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूले को अगर मैं शॉर्टकट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी लिख देता हूं, ठीक है। तो वन टाइम पीरियड लेके मैं आपके शॉर्टकट को लिखने की कोशिश करता हूं। वैसे मैं लिखा चुका हूं लेकिन फिर से लिखा देता हूं कि नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स आप हमेशा प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, तभी चीजें आप जो है समझ पाएंगे, ठीक है। चलो तो बेटा नीचे जगह नहीं है,
इसी चीज को हम लोग और करके भी लिख देते हैं, ठीक है, सेम चीज को हम लोग बड़ा सा और करके लिख देते हैं। तो आप देखेंगे असिमेट्रिकल वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू जो निकाली जाती है वो फुल टाइम पीरियड पे निकाली जाती है, दैट इज नथिंग बट द 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड 0 से t ले लिया, v नॉट t इंटू dt। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से t v नॉट t इंटू dt डिवाइडेड बाई कैपिटल T। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को मैंने आपको बताया था, क्या बताया, वेव फॉर्म, जिस भी वेव फॉर्म का आपको एवरेज वैल्यू है, वो वेव फॉर्म टाइम एक्स के साथ एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन मतलब एरिया बाउंड करा है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया इंटीग्रेशन मींस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ड्यूरिंग व्हिच टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व during one time period divided by time period, nothing but the average value of the waveform, ठीक है। तो this is nothing but, इस इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड by the curve during area bounded by the curve over a one time period, over a one टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो आपकी वेव फॉर्म है वो कितना एरिया बाउंड कर रही है, एक टाइम पीरियड में आपकी वेव फॉर्म कितना एरिया बाउंड कर, उस एरिया को डिवाइड कर दीजिए किससे, टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, टाइम पीरियड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास असिमेट्रिकल एसी की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। असिमेट्रिकल एसी की जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट की जाती है, फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सिमेट्रिकल एसी की अगर बात की जाए, फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, नेक्स्ट देखेंगे। फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है, फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगी उसकी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे एक साइकिल के लिए, तो एक टाइम पीरियड में नेट एरिया कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही निगेटिव, तो नेट एरिया 0 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए क्या होती है, 0। तो यहां लिख रहा हूं बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज 0 फॉर ए फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए आपके सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज 0 फॉर ए फुल साइकिल। तो आपकी जो है, जो एवरेज वैल्यू होती है सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की, वो कैलकुलेट की जाती है कितने के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो दैट इज average value of a symmetrical waveform is always, फुल साइकिल के लिए हमेशा 0 हो गया। अगर कोई पूछेगा नहीं इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू बताओ, तो आप एवरेज वैल्यू की बोले फाइनाइट वैल्यू बताओ, ठीक है।
फुल साइकिल में अगर पूछेगा तो हमेशा 0 होगा, लेकिन बोले कि नहीं मुझे फाइनाइट वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपके सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू मुझे जो है फाइनाइट कितनी होगी, तो जब भी आप फाइनाइट वर्ड बोलेंगे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए तो हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट की जाएगी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज ऑलवेज, एवरेज वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, एवरेज वैल्यू यहां लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं, पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए, एवरेज वैल्यू of a average value of a symmetrical waveform average value of a symmetrical waveform is, कोई बोले कि नहीं कैलकुलेट करके बताओ, फुल साइकिल की नहीं होती, लेकिन कोई बोले नहीं कैलकुलेट करो, तो आप कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ टाइम। एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए बोले कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल या फिर उसी को बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड, और हाफ टाइम पीरियड, ठीक है, हाफ टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि फार्मूला क्या होता है, दैट इज एवरेज वैल्यू का फार्मूला फॉर हाफ टाइम पीरियड, कितने के लिए, एवरेज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू का फार्मूला किसके लिए बेटा, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, 1 हाफ टाइम पीरियड, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर कितना टाइम पीरियड, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड में आप क्या, हाफ टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड, दैट इज वी नॉट पी, अगर वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तब आप इस हाफ टाइम पीरियड को भी किसमें रखेंगे बेटा, दैट इज सेकंड में रखेंगे, ठीक है। अब हाफ टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं, दैट इज 0 से t/2 हो सकता है, -t/2 से लेके 0 हो सकता है, या फिर -t/4 से लेके +t, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम इस लिमिट को यहां पर रखेंगे, 0 से t/2 भी रख सकते हैं, दैट इज -t/2 से 0 भी रख सकते हैं, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट -t/4 से लेके +t5, हाफ टाइम पीरियड रखना, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि वेरिएशन हमेशा साइनोसोडल क्वांटिटी का टाइम मोड में हो, रेडियन मोड में होगा तो दैट इज फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू का फार्मूला तो यही रहेगा, दैट इज 1 हाफ टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड, दैट इज वी नॉट ओमेगा टी, अगर रेडियन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और तब टाइम पीरियड, ये जो हाफ टाइम पीरियड है वो किसमें रखा जाएगा बेटा, रेडियन में रखा जाएगा, रेडियन, दैट इज रेडियन में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो है जो वेरिएशन हो टाइम मोड और रेडियन मोड में, डिग्री मोड में भी रेडिएशन आपको वेरिएशन दिया जा सकता है, अगर डिग्री मोड में दिया होगा तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला होगा 1 टाइम पीरियड, दैट इज 1 हाफ टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड, दैट इज वी नॉट थीटा, अगर थीटा डिग्री मोड में वेरिएशन है तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तब आप इस हाफ टाइम पीरियड को किसमें रखेंगे बेटा, डिग्री में रखेंगे, जितना भी डिग्री दिया होगा उसका हाफ टाइम पीरियड निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए, नोट करके लिख लीजिए, मेरे पास नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिख देता हूं। तो जब भी आपके पास, जब भी एसी वेवफॉर्म दी होगी, पहले चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है तो फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, असिमेट्रिकल है कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हाफ टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो लिख रहा हूं बेटा, एवरेज वैल्यू का फार्मूला फॉर ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म,
सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की, एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगी फॉर फुल साइकिल। ठीक है, फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगी, लेकिन फॉर हाफ साइकिल के लिए फाइनाइट होगी एंड गिवन बाय द फार्मूला 1/t/2 इंटीग्रेशन 1 हाफ टाइम पीरियड integration for half time period v naught t into dt. This is the formula of a average value of a symmetrical waveform for what time period? Half time period. This formula of average value is for a symmetrical waveform for this time period, for half cycle. हाफ साइकिल के लिए आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालने का ये फार्मूला होता है फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास जो वेवफॉर्म है दैट इज, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो असिमेट्रिकल हो, ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू होती है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों वेवफॉर्म के लिए जो आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है वो फुल साइकिल के लिए निकाली जाती है। ठीक है, फुल साइकिल के लिए। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होगा। एवरेज वैल्यू में थोड़ा सा फार्मूले अलग अलग होते हैं, आरएमएस वैल्यू तो दोनों के लिए ही आपकी फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है, दोनों के लिए एग्जिस्ट करती है, वो भी फुल साइकिल के लिए। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे दैट इज फार्मूला फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ ए वेवफॉर्म, या फिर नोट करके पहले लिख लीजिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों के लिए एग्जिस्ट करती है फॉर ए फुल साइकिल। ठीक है, तो जनरली हम जो है जो आरएमएस वैल्यू निकालते हैं चाहे वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म हो चाहे असिमेट्रिकल, जब भी आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे आरएमएस वैल्यू निकालते समय चेक करने की जरूरत नहीं है सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है कि असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। ठीक है, आप डायरेक्टली वेवफॉर्म दिए होगी चाहे वो असिमेट्रिकल हो चाहे सिमेट्रिकल, दोनों के लिए आरएमएस वैल्यू जनरली हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब एवरेज वैल्यू की बात आएगी तो एवरेज वैल्यू के लिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है या सिमेट्रिकल। अगर असिमेट्रिकल होगी तो फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगी तो हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो एवरेज वैल्यू निकालते समय आपको हमेशा एसी वेवफॉर्म का नेचर मालूम होना चाहिए कि वो सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल, लेकिन आरएमएस वैल्यू जब आप निकालेंगे तब उसके लिए जरूरी नहीं चेक करना कि वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म हो या फिर असिमेट्रिकल। तो लिख देता हूं बेटा फॉर आरएमएस फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म and for a symmetrical waveform and for a asymmetrical waveform, for a symmetrical waveform generally RMS value is calculated for the full cycle, ठीक है, जनरली फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है एंड गिवन बाय द सेम फार्मूला। फुल साइकिल के लिए फार्मूला दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। एंड RMS value formula, RMS value formula for
सिमेट्रिकल वेवफॉर्म एंड असिमेट्रिकल वेवफॉर्म। क्योंकि दोनों का सेम टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट, फार्मूला भी सेम होगा, क्योंकि वहां पर एवरेज वैल्यू में दोनों की जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जा रही थी वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए थी, इसलिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया था। लेकिन आरएमएस वैल्यू के समय दोनों को फुल साइकिल के लिए आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो फार्मूला भी क्या होगा, सेम। एंड आरएमएस वैल्यू फार्मूला फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म एंड असिमेट्रिकल वेवफॉर्म विल बी सेम। वेवफॉर्म will be same। ठीक है, तो यहां पर मैं दो अलग अलग फार्मूले नहीं बताने वाला, सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल करके दोनों के लिए फार्मूला क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, तो जनरल फार्मूला में आपको लिखा देता हूं दोनों वेव फॉर्म के लिए। ठीक है, इतना लिख लीजिए बेटा पहले, फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिए बेटा, फार्मूला ऑफ आरएमएस वैल्यू फॉर सिमेट्रिकल एंड asymmetrical वेवफॉर्म, that is formula of RMS value of the symmetrical and asymmetrical वेवफॉर्म। कैसी भी वेवफॉर्म हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल हो, दोनों के आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है, गिवन बाय द सेम फार्मूला। फार्मूला ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल वेवफॉर्म। आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म जब आप निकालेंगे तो उसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। द फुल फॉर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू, या फिर आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। मतलब आपको जब भी आप किसी भी वेवफॉर्म के आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो पहले वेवफॉर्म का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद वेवफॉर्म का मीन करना है, मीन मतलब एवरेज करना, और एवरेज करने के बाद आपको उसका क्या ले लेना है बेटा, स्क्वायर रूट लेना, दैट इज द रूट ले लेना। ठीक है, कि पावर 1/2। ठीक है, अच्छा, एवरेज लेने के लिए जितने भी सैंपल्स होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो आप देखेंगे जनरली इंटीग्रेशन मीन्स होता है एरिया निकालना, या फिर इंटीग्रेशन मीन्स होता है चीजों को जोड़ना। ठीक है, आप देखेंगे जब आप एरिया निकालते थे तो आप जो है क्या करते थे, एक स्मॉल स्ट्रिप लेते थे और यहां से यहां तक सारी सारी स्मॉल स्ट्रिप को क्या करते थे, ऐड कर देते थे, टोटल एरिया आ जाता था। तो इंटीग्रेशन मीन्स एरिया भी होता है और चीजों को ऐड करना। अगर आपने 12th पढ़ा होगा तो ये सब चीजें आपको मालूम होंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई सी भी वेव फॉर्म हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल, आपकी आरएमएस वैल्यू का जो फार्मूला होगा दैट इज नथिंग बट, मान लीजिए एक वोल्टेज की वेव फॉर्म है V0t, उसकी मैं आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो आपके आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट, ये फिर आपका आउटपुट वोल्टेज V0t है, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी उसको V0 आरएमएस, दैट इज नथिंग बट गिवन बाय द फार्मूला 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड, दैट इज V0t का होल स्क्वायर। अगर वेरिएशन टाइम के एस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी किसके एस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के एस्पेक्ट में। ये होल पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये होल पावर हो जाएगा बेटा 1/2। इस फार्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन किया मैंने 1 टाइम पीरियड का मतलब 0 से t भी हो सकता है, -t से लेके 0 भी हो सकते हैं, या फिर
माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ 0 से t लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो लिमिट है वो क्या है, वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड का मतलब ये लिमिट आपकी 0 से t भी हो सकती है, या फिर माइनस टी से लेके 0 भी हो सकती है, या फिर माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 0 से t ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड इज 0 से t, दैट इज v नॉट t का होल स्क्वायर। क्योंकि वेरिएशन टाइम के एस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी टाइम के एस्पेक्ट में होगी, होल पावर 1/2। अब इस चीज को मैं समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। आरएमएस का रूट मीन स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपके पास एक वोल्टेज की वेव फॉर्म थी वी नॉट, इस वोल्टेज की वेव फॉर्म का आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो दैट इज, इसका नाम आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। मतलब पहले जिस भी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालना है, वी नॉट टी की आरएमएस वैल्यू निकालना है, जिस भी वेव फॉर्म की आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है उसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर। तो वी नॉट टी की आरएमएस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले जिस भी वेव फॉर्म का आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है उस वेव फॉर्म का आप स्क्वायर कर देंगे। दैट इज, स्क्वायर करिए वी नॉट टी की आरएमएस, तो वी नॉट का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद मीन लेना है। मीन लेना मतलब जितने भी सैंपल्स होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स जितने ऐड किए होंगे उतने नंबर से डिवाइड करेंगे। आपने पहले क्या किया, वेव फॉर्म का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, 0 से t। 0 से t मतलब आप कितने सैंपल्स को ऐड कर रहे हैं बेटा, 0 से लेके t, तो t नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड किए। तो मीन का मतलब औसत, औसत का मतलब कुल वस्तु बटे कुल संख्या। तो आपने पहले वेव फॉर्म का स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद कितने स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, 0 से t मतलब t स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। तो आपने जितने भी स्क्वायर को ऐड किया है उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो अगर टी स्क्वायर को ऐड किया है तो टी से आप क्या कर देंगे, कैपिटल टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये मीन हो गया। तो स्क्वायर भी हो गया, स्क्वायर का जितने भी स्क्वायर, पहले मैंने क्या किया, वेव फॉर्म का स्क्वायर किया, फिर मीन लेना था। मीन मतलब एवरेज। तो कितने स्क्वायर को ऐड किया, टी स्क्वायर को मैंने ऐड किया तो उतने नंबर से डिवाइड किया कैपिटल टी से। मीन लेने के बाद पूरे का रूट लेना है, तो पूरे की पावर मैंने क्या लगा दिया, 1/2। तो आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं। आरएमएस का मतलब है स्क्वायर, उसके बाद आपने क्या किया है, टी नंबर्स को स्क्वायर को ऐड किया है। तो मीन लेने के लिए जितने स्क्वायर ऐड किए उतने ही नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जितने टी स्क्वायर ऐड किए हैं तो दैट इज टी से आप क्या करेंगे, डिवाइड। ये मीन हो गया। मीन के बाद आपने क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो दिस इज नथिंग बट द आरएमएस का मतलब क्या है, दैट इज स्क्वायर, मीन, और फिर उसके बाद क्या है, टोटल का रूट, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, आपको फार्मूले का मतलब या फिर फुल फॉर्म का मतलब मैंने आपको समझाया है, दैट इज आरएमएस का मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। या फिर इसी फार्मूले को थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इस फार्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द, दिस फार्मूला इज नथिंग बट इक्वल टू, पूरे का 1/2 है तो इसको आप अंडर रूट भी कर सकते हैं। अंडर रूट 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर्म वन टाइम पीरियड जो कि 0 से t है, दैट इज वेव फॉर्म का होल स्क्वायर, v नॉट t का होल स्क्वायर इनटू dt, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द फार्मूला ऑफ द आरएमएस वैल्यू। लेकिन आप देखेंगे हमेशा जो वेरिएशन होगा बेटा, वेव फॉर्म का जो वेरिएशन है, हमेशा जो वेरिएशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। अगर वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तब आप जो है टाइम पीरियड को किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। दैट इज, अगर वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में है, तब आप इसको किसमें रखेंगे, टाइम पीरियड को सेकंड में रखेंगे। लेकिन अगर वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है, अगर आपका वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट तो इंटीग्रेशन भी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब आपका टाइम पीरियड किसमें होगा, रेडियन में। तो अगर मेरा जो वेव फॉर्म है जिसकी मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है, अगर उसका वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट, तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड 0 से t, लाइक समथिंग विल बी देयर, माइनस टी से 0, या फिर आपका जो है क्या होने वाला है, माइनस t/2 से लेके प्लस t, दैट इज वन टाइम पीरियड। 1/t इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, दैट इज v नॉट ओमेगा t। वेरिएशन मेरा ओमेगा t के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी आप ओमेगा t के रिस्पेक्ट में करेंगे कि होल पावर 1/2।
और अगर बेटा वेरिएशन आपका ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है तो टाइम पीरियड को बेटा किस में रखना है, रेडियन में रखना है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम या फिर रेडियन में आपका वेरिएशन हो, डिग्री में भी वेरिएशन हो सकता है। तो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड दैट इज वी नॉट थीटा। डिग्री में भी वेरिएशन हो सकता है का होल स्क्वायर इनटू, तब इंटीग्रेशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे कि होल पावर 1/2। अगर वेरिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में, तब आप टाइम पीरियड को किस में रखेंगे बेटा, डिग्री में रखें, ठीक है, डिग्री में रखने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब जरा थोड़ा सा आरएमएस वैल्यू का थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए जनरली हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे, पहले फार्मूले को लिख लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करता हूं, ठीक है। लिखिए जल्दी से। आप देखेंगे कि जब भी आपको किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालनी होगी तो आरएमएस वैल्यू को निकालने का फार्मूला है, या फिर हम इसको जो है जल्दी से कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट। तो आप देखेंगे, मान लीजिए वी नॉट टी का वेरिएशन दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसकी मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो जो भी वेवफॉर्म गिवन है पहले आप उसका होल स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे वी नॉट टी की आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो जिस भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालनी है सबसे पहले आप उस वेवफॉर्म का स्क्वायर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप उस वेवफॉर्म का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, वेवफॉर्म का स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर वाली वेवफॉर्म टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में जितना भी एरिया बाउंड करेगी उस एरिया को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, उसका क्या ले लीजिएगा, अंडर रूट ले लीजिएगा, आपको आपके फंक्शन की क्या मिल जाएगी, आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, पहले फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट के तौर पे आप इसको कैसे समझ सकते हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउ यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसी के नीचे लिख देता हूं, चलिए मिटार के लिख देता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Now this is the formula of RMS value. V नॉट टी का वेरिएशन दिया था, V नॉट टी की RMS वैल्यू कर देंगे V नॉट RMS that is nothing but equal to 1 upon time period इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड जो कि 0 से t ले लिया है, that is V नॉट टी का होल स्क्वायर इंटू dt की होल पावर बेटा 1/2, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जिस भी वेवफॉर्म वी नॉट टी की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें वी नॉट टी के होल स्क्वायर का वेरिएशन या फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो वी नॉट टी आपको दिया होगा, आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वी नॉट टी के होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे वेवफॉर्म के होल स्क्वायर का ग्राफ, वेवफॉर्म के होल स्क्वायर का ग्राफ, वेवफॉर्म के होल स्क्वायर का ग्राफ, वी नॉट टी का ग्राफ मालूम है तो आप वी नॉट टी के होल स्क्वायर का ग्राफ बनाएं। तो जिस भी वेव फॉर्म की आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है उस वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन मतलब जो एरिया बाउंड करेगा। तो आपके वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व टाइम एक्सेस साथ एक टाइम पीरियड में जो भी एरिया बाउंड करे उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उस पूरे का क्या ले लीजिएगा, अंडर रूट ले लीजिएगा। तो इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन 0 से t वी नॉट टी का होल स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाई कैपिटल T की होल पावर 1/2। तो सेम फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं और यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको वी नॉट टी की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो वेव फॉर्म का होल स्क्वायर का कर्व, वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व
वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व टाइम के साथ कितने ड्यूरेशन में, एक टाइम पीरियड में, इंटीग्रेशन मतलब जो एरिया बाउंड करता है, तो दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व बेटा, वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सा कर्व, वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व टाइम पीरियड के साथ, एक टाइम पीरियड में जो भी एरिया बाउंड करेगा उस एरिया को डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड के साथ और उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो आपको आपकी वेव फॉर्म की कौन सी वैल्यू मालूम चल जाएगी, आरएमएस वैल्यू मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी कई बार हम लोग अपनी आरएमएस वैल्यू को निकालेंगे। एक नोट और लिखेंगे, एक नोट और लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है, अगर वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है तो फुल साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू की जो वैल्यू आएगी वही आपकी हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू आने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर ए सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, फॉर ए सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, ध्यान से देखिए, फॉर ए सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, अगर वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है तो आरएमएस वैल्यू फॉर द फुल साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल। सिमेट्रिकल, अगर वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है तो फुल साइकिल में जो उसकी आरएमएस वैल्यू आएगी वही आपकी हाफ साइकिल में भी आरएमएस वैल्यू आएगी। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, फॉर ए सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, अगर वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है तो आरएमएस वैल्यू ऑफ symmetrical waveform, symmetrical waveform for full cycle, अगर मैं सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करूं और आरएमएस वैल्यू में कैलकुलेट करूं किस साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, आरएमएस वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म फॉर हाफ साइकिल। अगर आपके पास सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करिए, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू फुल हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट, दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, ये रिजल्ट केवल और केवल ट्रू है कौन सी वेवफॉर्म की, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की फुल साइकिल के लिए आप आरएमएस वैल्यू निकालिए या फिर हाफ साइकिल के लिए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालिए। जो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल को लेने पे आएगी वही आपकी सिमेट्रिकल वैल्यू की आरएमएस वैल्यू आएगी हाफ साइकिल के लिए। दोनों वेवफॉर्म क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है, ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा। फुल साइकिल को लेके जब हम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे और हाफ साइकिल लेके सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, दोनों के लिए वेवफॉर्म क्या आने वाली है, सेम आने वाली। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, दैट इज पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है तो कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपके जो डिफरेंट वेव फॉर्म है उनके लिए आपको चीजें कराने वाला हूं। नेक्स्ट हम लोग 7 बजे मिलेंगे पावर सिस्टम के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Recording stopped.